चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इशू की एंट्रीज होती हैं, यहाँ पे रिडम्पशन की एंट्री होती है। अब लो ने क्या बोला है उसकी बात समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ। ये साल मैं बना लेता हूँ 2015 31 मार्च 2015 31 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लो ने कहा कि आपको एक रिजर्व क्रिएट करना है। जब भी आप डिबेंचर की वापस करो, डिबेंचर्स को आप वापस करेंगे उतने की फेस वैल्यू, जितने भी डिबेंचर आप वापस कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू का एटलीस्ट 25%। पहले ये हुआ करता था 50%, 50%, लेकिन अब कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन बने, फिर रूल बने, तो उनमें लिखा हुआ है 25% कम से कम आपको डीआरआर बनाना है। यानी कोई रिजर्व बनाना है। डीआरआर मतलब कोई रिजर्व है। अभी आप इसको ज़्यादा टेंशन ना लें, मैं इसको आगे जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा डीआरआर होता क्या है और क्यों बनाया जाता है। अभी आप सिंपल समझें कि जब भी आप डिबेंचर वापस करेंगे, आप याद करो 10 लाख रुपए के डिबेंचर हमें वापस करने थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च से पहले पहले, यानी जब भी डिबेंचर वापस करें उससे पहले पहले आपको 25% का एक रिजर्व बनाना पड़ेगा। और जब भी रिजर्व बनाए जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बनाए जाते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, आप यहाँ पे भी बना सकते हो इस डेट पे, इससे पहले कभी भी बना सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर या यहाँ पर, या उससे पहले भी कभी भी बना सकते हो। यानी लो ने सिर्फ ये बोला कि रिडम्पशन से पहले बना रहे हैं, आप कभी भी बना सकते हो। जब आपके पास प्रॉफिट हो तब आप रिजर्व बना लो। नॉर्मली क्या होगा, जिस दिन यानी जिस डेट पर रिडम्पशन होगी उससे पहले देखो ईयर कब क्लोज हो रहा है। ईयर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यानी हमारे लास्ट ईयर है, तो ईयर इससे पहले क्लोज यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट निकला होगा, तो यहाँ पे आप डीआरआर क्रिएट कर देंगे। डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री सिंपल है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, एस पी एल टू डीआरआर। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास। तो एस पी एल टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कंपनीज लॉ में, कंपनीज एक्ट में पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस को नए नाम से जाना जाता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। 10 लाख रुपीज़ का 25%, 2,50,000 का एक डीआरआर बनाना है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि कंपनी एक्ट ने ऐसा बोला करने के लिए। अगर हम या कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी इम्पोज होगी। ठीक है, अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है, फिर बताऊंगा क्यों ऐसा किया जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, कंपनी एक्ट में एक और कंडीशन ये है कि आपको 30 अप्रैल, जिस साल में भी आप वापस कर रहे हो, इस साल में हमारा साल कौन सा है, 15 16, 15 16 ईयर है, जिस साल में आप वापस कर रहे हो उस साल में आपके पास टाइम है 30 अप्रैल तक का। 30 अप्रैल तक का टाइम आपको मिलेगा। और 30 अप्रैल का यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल, 30 दिन आपके पास हैं। आप 30 दिनों के अंदर इन्वेस्टमेंट खरीद लीजिए किसी भी डेट पे आप, यानी 30 तारीख लास्ट डेट है, इससे पहले पहले आप इन्वेस्टमेंट खरीद लीजिए। ठीक है, क्यों सर इन्वेस्टमेंट क्यों खरीदते हैं डियर, उसके उन सब के रीज़न मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले हम देख रहे हैं करना कैसे है और क्या करना है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री डाल रहा हूँ। बैंक, सॉरी सॉरी सॉरी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। नॉर्मल अगर आप इन्वेस्टमेंट की एंट्री डालते हो तो वो होती है इन्वेस्टमेंट टू बैंक। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट खरीदी जा रही है डिबेंचर की रिडम्पशन के लिए खरीदी जा रही है, इसलिए इसका नाम है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एसेट बढ़े और साथ ही साथ एक एसेट हमारा डिक्रीज भी हो गया। कितना खरीदना है, लो ने कहा जितनी भी फेस वैल्यू के आप डिबेंचर वापस करोगे उसका 15% कम से कम। तो 10 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर वापस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 15%, तो ये आ जाएगा 1,50,000। ठीक है सर, समझ आती है यहाँ पे बात। अगर मान लो यहाँ पे प्रीमियम होता, यानी रिडम्पशन पे 1 लाख का प्रीमियम होता, तो हमारी टोटल रिडम्पशन हमें कितनी करनी पड़ती, 11 लाख की। लेकिन डीआरआर और इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर बनाना है, 25% किसका बनेगा, 10 लाख का या 11 लाख का, 10 लाख का फेस वैल्यू का बनाना है, फेस वैल्यू।
और ये भी किसका बनाना है, फेस वैल्यू का। ठीक है सर, हमें समझ आ गई बात। ओके, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। दिखाई दे रहा है जी सर, अच्छे से दिखाई दे रहा है। फिर अगर आपको कोई मेरी बात समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से इसको प्ले करके देख लीजिए। आपको आगे तब तक नहीं बढ़ना जब तक बात आपको समझ नहीं आती है। तो क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें ये दो बातें पूरी करनी है लोग कि एक तो आपका DRR बन जाना चाहिए 25%, और आपकी इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेनी चाहिए, यानी कंपनी को इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बात आती है, कंपनी यहाँ पे कहती है जब आप रिडम्पशन करोगे तो रिडम्पशन के वक्त ये जो मैं एंट्री डाल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मेरे पास कम है, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। ये रिडम्पशन की एंट्री मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मैं डेट लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। 2013 सॉरी। चलिए, तो यहाँ पे रिडम्पशन की एंट्री हम डालेंगे। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं एरो यहाँ पे लेके आऊँ। ठीक है, ओके सर, समझ आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले उन्होंने बोला आप जो इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी थी, ये वाली इन्वेस्टमेंट जो खरीदी थी इसको बेच दो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्यों सर, सेल क्यों कर रहे हैं दोस्तों? अभी रीज़न मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप देखो कि करना क्या है। लो ने जो बोला है वो करना है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो एंट्री क्या होगी, बैंक पैसा आएगा टू DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। हमने कितने की खरीदी थी, 1,50,000 की, और 1,50,000 की हमने बेच दी है। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा। नॉर्मल कोर्स में आप सोचो, आप बैंक में FD कराएंगे 9 महीने के लिए या 10 महीने के लिए, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट की एंट्री भी इसके साथ आ सकती है। तो अगर इंटरेस्ट भी इसके साथ आ रहा है तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर इसका रीज़न बता दो। जो भी इंटरेस्ट आएगा, मैंने अभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है, मैंने ये अज्यूम करके चला क्वेश्चन में इसका रेट अभी नहीं दिया हुआ। तो आपके पास पैसे आए हैं, और दूसरा ये आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम है इसलिए क्रेडिट हुआ, और ये आपके एसेट बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तभी आपको लिखना है जब क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसका रेट दिया हो। कई बार क्वेश्चन में इसका रेट नहीं दिया होता, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब फिर से वापस आ जाते हैं। सेकंड जो एंट्री होती है वो इंटरेस्ट पेमेंट की है। इंटरेस्ट पेमेंट से समझ नहीं, डिबेंचर के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे ना, उसकी एंट्री होगी यहाँ पे। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं मान के चल रहा हूँ ये एंट्री कोई नहीं है, तो ये आप मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, मैंने आपको सीक्वेंस से समझाना है। ठीक है, ऐसा कोई सीक्वेंस बुक में नहीं बोल रखा, लेकिन आपको सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ। फिर एक इसका आप निमोनिक कोड दूंगा जिससे आपको ये याद रहेंगी बातें। फिर आपको क्या करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा 12% की डिबेंचर्स थी, 12% डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है सर, याद आ गई हमें, 10 लाख का 10 लाख का। फिर इसके बाद डिबेंचर होल्डर टू बैंक करो सर। ठीक है, वेरी गुड, 10 लाख 10 लाख। ओके जी, फिर उसके बाद थर्ड एंट्री के बाद फोर्थ एंट्री आती है जो कि आपने स्कूल में कई बार सीखी होगी। जितना भी आपने DRR बनाया उसको आप कैंसिल कर दीजिए। DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डेबिट करके उसको जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इनके सबके रीज़न मैं बाद में बताने वाला हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि लो ने क्या बोला हुआ है और हम वही कर रहे हैं जो लो ने बोला हुआ है। ठीक है, ये एंट्री तभी होगी जब आपके सारे के सारे डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे। तो कितना DRR में डाला था देख के बताइए। DRR में हमने डाला था 2,50,000। तो इस 2,50,000 को निकाल के जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र कर देंगे।
ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज हैं। बच्चे क्या करते हैं, गलती इन्हीं में करते हैं कि ये एंट्रीज कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं, इस वजह से सारी दिक्कत है। तो देखो मुश्किल रिडम्पशन क्यों हो गया, आपको अब समझ आ रही होगी बात। इशू पे तो कुछ झंझट नहीं है, इशू पे मैक्सिमम 3 एंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन रिडम्पशन पे देखो क्या है, रिडम्पशन पे आपको बड़ा सारा काम करना है। तो जल्दी से इसको देख लीजिए कैसे कैसे था फ्लो। ये डीआरआर था, ये इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी थी, और फिर रिडम्पशन पे हमने इतनी सारी एंट्रीज करी। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।